नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरस्वती कोचिंग के ज्ञान गंगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में जो हम राणा सांगा का इतिहास पढ़ रहे थे, कल हमने राणा सांगा के संदर्भ में प्रमुख उसके अभियानों के बारे में देखा। उन अभियानों में हमने मालवा के साथ में, गुजरात के साथ में और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के शासकों के प्रमुख शासकों का जो राणा के साथ संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की कहानी हमने देखी। और प्रमुख युद्धों में हमने जो है कल खानवा के युद्ध के अलावा भी जो है युद्ध देखा। खातौली का एक युद्ध हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बाड़ी का, एक युद्ध पढ़ा हमने गागरोन का, एक युद्ध अपने पढ़ा था बयाना का, और एक युद्ध हमने जो अंतिम पढ़ा था वो था खानवा का। ये राणा सांगा के द्वारा लड़े जाने वाले प्रमुख युद्ध थे। इसमें हमने ये भी जाना था कि राणा सांगा का जो अंतिम युद्ध है जिसमें राणा सांगा की विजय होती है वो बयाना का युद्ध है, और राणा सांगा की जिस युद्ध में हार होती है वो खानवा का युद्ध है। इस खानवा के युद्ध में हारने पर हमने देखा था कि राणा सांगा जब युद्ध अवस्था में घायल हो जाता है तो उसे बसवा नामक स्थान पर लाया जाता है मालदेव राठौड़ के द्वारा, और बसवा से निकल करके वह रणथंबोर पहुंचता है। यह भी अपने ने कल देखा था। और रणथंबोर की जागीर अपनी प्रिय रानी कर्मावती को वह दे देता है। इसके अलावा कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा को जहर देकर के उसी के सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और कालपी के बाद में मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की जो है वो छतरी बनी हुई है, या अंतिम संस्कार जो उनका मांडलगढ़ में होता है, और उनकी जो समाधि स्थल वो मांडलगढ़ में बना हुआ है। इस तरह की कुछ बातें अपन ने कल देखी थी। राणा सांगा की जो मृत्यु है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा सांगा की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद देखो अब महाराणा सांगा से संदर्भित क्या क्या चीज़ें हमें उसके उत्तराधिकारियों में मिलेगी। राणा सांगा का जो एक पुत्र था उस पुत्र का नाम राजा भोजराज था, भोजराज। दूसरा इनके एक जो पुत्र थे उस पुत्र का नाम था रतन सिंह। इसके अलावा इनकी एक प्रिय रानी कर्मावती थी। उस कर्मावती के भी 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है विक्रमादित्य, और एक पुत्र का जो बाद में आकर के नाम आएगा वो है उदय सिंह। मेवाड़ के शासकों में इस उदय सिंह का भी प्रमुख स्थान है। और आगे चल कर के उदय सिंह का जो पुत्र है वो बनेगा राणा प्रताप। तो इस तरह से ये सांगा के प्रमुख उत्तराधिकारी हैं। इन उत्तराधिकारियों ने देखा था कि राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र है भोजराज, उनकी मृत्यु खानवा के युद्ध में घायल हो जाने के कारण हो जाती है। लेकिन भोजराज को इतिहास में जो याद रखा जाता है उस याद रखे जाने का कारण है उनकी पत्नी मीरा, जो कृष्ण भक्ति के कारण राजस्थान में प्रसिद्ध हुई थी। मीरा के संदर्भ में कई सारी बातें का अपन ने कल भी जिक्र किया था। मीरा का जन्म मेड़ता में होता है। मीरा जो है अंतिम रूप से जो है गुजरात के रणछोड़ मंदिर में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो जाती है, ऐसा भी हमने उल्लेख कल किया था। और मीरा ने अंतिम समय कहाँ गुजारा, ऐसा प्रश्न BSTC या DLED की परीक्षा में पहले आ चुका है। मीरा का बचपन का नाम पेमल था, ये प्रश्न भी जो है पहले आ चुका है परीक्षा BSTC वालों में। इसके अलावा एक छात्र का प्रश्न आया था कि भाई मीरा जो है वो कुंभा के बाद पैदा हुई, मीरा का मंदिर कैसे बना। इसका जवाब मैंने दिया है, क्योंकि मीरा जिस मंदिर में भक्ति करती थी उस मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था, और मीरा की भक्ति के कारण उस मंदिर को जो है मीरा मंदिर कहा जाने लगा, वो बाद में कहा जाने लगा था। अब देखो ये तो भोजराज और उससे संदर्भित कहानी खत्म हुई। मीरा के बारे में फिर हम और कभी आगे पढ़ेंगे। रतन सिंह जो है जैसे ही 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो रतन सिंह बनते हैं 1528 ईस्वी में। और 1528 ईस्वी में रतन सिंह के शासन बनने के साथ साथ देखो अब 2 बातें होती हैं। जो विक्रमादित्य और उदय सिंह थे, इनकी रानी या इनकी माँ का नाम था कर्मावती। अब यहाँ पर घटनाक्रम क्या होता है देखो। जब खानवा का युद्ध हुआ, कहते हैं कई सारे इतिहासकार कि उस खानवा के युद्ध के पश्चात जब कर्मावती को
रणथंभौर की जागीर दे दी जाती है और इसके दोनों पुत्रों को वो वहाँ रखना प्रारंभ करती है। किसी ने इस बात की खबर दी रतन सिंह को या कान भरे कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को दोनों में से किसी एक को शासक बनाने के लिए कर्मावती बाबर से मुलाकात कर या बाबर से पत्राचार करने के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास कर रही है और वो बाबर की मदद से विक्रमादित्य को चित्तौड़ पर सिंहासन पर आसीन करना चाहती है। इस बात को लेकर के रतन सिंह कर्मावती से ईर्ष्या रखने लगा और विक्रमादित्य और उदय सिंह को वह अपने कांटे को हटाना चाहता था। इस कारण इनमें आपसी वैमनस्यता पैदा होती। अब देखो होना क्या है, यहाँ पर जो हमारी राजस्थान है उस राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत है उस मेवाड़ में यहाँ पर शासक कौन है, अभी रतन सिंह। और ये जो हमारा रणथंभौर है, इस रणथंभौर पर जो शासक या जिसको अधिकार दे रखा है वो है विक्रमादित्य और उदय सिंह, यानी उदय सिंह तो छोटा है या यूं कह दीजिए कर्मावती। और कर्मावती का जो पीर है वो यहाँ पर है बूंदी में। अब देखो जो बूंदी में कर्मावती का पीर है तो इस पीर में बूंदी का एक शासक है सूरजमल हाड़ा। और ये सूरजमल हाड़ा का जो संबंध है वो कर्मावती से है, यानी इसका भाई था। तो सूरजमल हाड़ा सहयोग कर रहा था कर्मावती का रणथंभौर में और रतन सिंह को ये बात पसंद नहीं आई। तब रतन सिंह मनी मन में सूरजमल हाड़ा और कर्मावती को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में होता है क्या, देखो रतन सिंह और ये सूरजमल हाड़ा आपस में मतलब प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन नहीं थे, मनी मन एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे। तब क्या था कि सूरजमल हाड़ा जो है रणथंभौर में एक पहले राजपूत में उत्सव होता था, उत्सव का नाम है ओहिया उत्सव। इस ओहिया उत्सव के बहाने रतन सिंह को जो मेवाड़ से आमंत्रित करता रणथंभौर में, बोलो कि काफ़ी दिन हो गए हमें और हमें जो है आप शासक भी बने और उसकी पार्टी आपकी बाकी है, उस पार्टी का आयोजन हम क्यों ना रणथंभौर में आकर के करें। तो उस ओहिया उत्सव के बहाने सूरजमल ने जो है रतन सिंह को रणथंभौर में बुलाया, शिकार खेलने का बहाना बनाया और जंगल में दोनों शिकार खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और ये शर्त रखते हैं कि आज हम जो शिकार करेंगे वो सूर का करेंगे। अब देखना, जब रणथंभौर के जंगलों में एक तरफ रतन सिंह और उसके आदमी पीछे पीछे चल रहे हैं, दूसरी तरफ सूरजमल हाड़ा है। तो एक तरफ से सूरजमल आ रहे हैं, सूरजमल, दूसरी तरफ रतन सिंह है और इधर से रतन सिंह सूर को हाँकते या भगाते भगाते लेकर के आ रहे हैं, उधर से सूरजमल हाड़ा आ रहे हैं। रतन सिंह ने सोच लिया था कि मेरा जो बदला लेने का वो सही समय यही है, मैं इसी समय जो है इस सूर पर वार नहीं करके इस सूर पे वार करूँगा। सूरजमल ने भी अपने दिमाग में सोच लिया था कि मेरा भी बदला लेने का, यानी मेरे इस कांटे को हटाने का और क्या नाम है विक्रमादित्य को शासक बनाने का अच्छा समय आ गया है, मैं इस सूर पे वार नहीं करके इस सूर पे वार करूँगा। दोनों ने मनी मन ठान लिया। रतन सिंह इधर पहुंचा और सूरजमल इधर पहुंचा। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, रतन सिंह ने अपनी तलवार पहले निकाल रखी थी, सूरजमल ने भी अपना भाला पहले निकाल रखा था। रतन सिंह ने तलवार का जोर से वार किया, सूर पे नहीं सूरजमल पे, और सूरजमल ने भी भाला का वार किया, सूर पे नहीं रतन सिंह पे। इस तरह से रतन सिंह ने सूरजमल को मार दिया और उस तरह से सूरजमल ने रतन सिंह को मार दिया। ये सूर बीच में से निकल कर भाग गया। इस तरह से आपसी वैमनस्यता के कारण सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह मारे जाते हैं और मेवाड़ का जो राणा सांगा का एक उत्तराधिकारी रतन सिंह है ये समाप्त हो जाता है। कहते हैं रतन सिंह की जो मृत्यु है वो इस तरह से 1531 तक इन्होंने शासन किया था। 31 में जब ये इस ओहिया उत्सव में आपसी वैमनस्यता के कारण रतन सिंह मारे जाते हैं, तब मेवाड़ रियासत में जो शासक बनने का जो मौका मिलता है वो विक्रमादित्य को मिलता है। विक्रमादित्य का जो शासनकाल मिलता है वो 1531 से लेकर के लगभग 36 के आसपास विक्रमादित्य ने शासन किया था। अब देखो विक्रमादित्य चित्तौड़ का राजा तो बन गया, लेकिन कहते हैं कि विक्रमादित्य योग्य शासक नहीं था। सारे सरदार, सामंत और अन्य जो छोटे राजा थे वो इनसे असंतुष्ट थे, क्योंकि इनका राजकाज में मन नहीं लगता था। कहते हैं ऐसा उल्लेख मिलता है कि कई सारे पहलवान रखता था, यानी जिस तरह से आजकल के जो नेता बॉडीगार्ड रखते हैं उस तरह से अपने साथ में कई सारे पहलवानों की एक फौज रखता था और ये सोचता था कि मैं पहलवानों
ये पहलवानी मेरी रक्षा करेंगे। इस बात से कई सारे सरदार जो हैं उससे नाराज़ हो गए, भाई हमारी जब ज़रूरत नहीं है महाराजा को, हम क्यों उनके साथ चले, क्यों उनके पीछे पीछे घूमें। तो सरदारों ने मेवाड़ के इस विक्रमादित्य का साथ छोड़ दिया और इस तरह से विक्रमादित्य जो मनमानियाँ करने लगा और मेवाड़ का जो सिंहासन या उसका राजकाज वह अव्यवस्थित चलने लगा। अब यहाँ पर कुछ घटनाक्रम इस तरह से बदलेगा। एक बार फिर से हम इन चीज़ों को रिपीट करेंगे। देखो, सांगा के उत्तराधिकारी हमने पढ़े। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को होती है। सांगा के पुत्रों में 4 बेटों की हमने बात की। बड़े ही बड़ा भोजराज था जो प्रसिद्ध मीरा के लिए था। मीरा का बचपन का नाम पेमल था। इसके अलावा उसके दूसरे पुत्र जो थे वो रतन सिंह थे। मृत्यु के ठीक बाद रतन सिंह का राज्याभिषेक होता है और वह चित्तौड़ के राजा बनते हैं। 28 से लेकर के 31 तक राजा रहते हैं और आपसी वैमनस्यता के कारण जो है सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह सिसोदिया जो है आपस में लड़ मरते हैं, दोनों मर जाते हैं। और 31 के बाद में नियम के अनुसार सांगा के तीसरे बेटे यानी कर्मावती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य का राज्य सिंहासन किया जाता है 1531 से 36 के आसपास। अब हम विक्रमादित्य की घटनाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने लायक जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सांगा के ठीक बाद शासक बनते रतन सिंह, और रतन सिंह की जो मृत्यु सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह में आपसी वैमनस्यता के कारण ओहिया उत्सव में उन दोनों आपस में एक दूसरे की जान ले लेते हैं और मेवाड़ पर जो अगला शासक वो विक्रमादित्य बन जाता है। जब अपन विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य का शासन कोई अच्छे कामों के लिए याद नहीं किया जाता है। विक्रमादित्य 1531 से 36 के बीच में जब राजा बने तो विक्रमादित्य के संदर्भ में देखो चित्तौड़ की स्थिति कुछ इस तरह से रही थी। कहते हैं ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ के पास में यहाँ का जो इधर का जो साम्राज्य था वो था गुजरात, और इधर का जो शासन था या राज्य था वो मालवा था, और यहाँ पर जो शासन था वो दिल्ली। दिल्ली में पहले सल्तनत काल था। हमने देखा 1526 पानीपत के युद्ध के बाद में इब्राहिम लोदी मारा गया और मरने के बाद में भारत में बाबर आया। दिल्ली पर बाबर का अधिकार हुआ और दिल्ली में जो वंश स्थापित हुआ उस वंश का नाम था मुगल वंश। हमने ये भी जाना कि जब बाबर 1527 का खानवा का युद्ध जीतता, उसके बाद चंदेरी, घाघरा आदि के कुछ युद्धों को जीत करके बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। राणा सांगा की 28 में हो गई थी और बाबर के बाद में दिल्ली का जो बादशाह बनेगा वो बनेगा हुमायूं। बाबर का ये बेटा था हुमायूं। हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है। गुजरात, मालवा और मेवाड़ में सांगा की जगह रतन सिंह, रतन सिंह की जगह अब शासक बनेगा विक्रमादित्य। और गुजरात का जो शासक वो है बहादुर शाह है। ये इस घटनाक्रम को थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि उस जमाने की मेवाड़ की परिस्थितियाँ क्या रही होगी विक्रमादित्य की। अब पिता के बाद में जब हुमायूं शासक बना तो हुमायूं जो है नीचे के भूभाग को जीतने के लिए कुछ प्रयास करता है, लेकिन हुमायूं जो है ज़्यादा साम्राज्य में विस्तार में यकीन नहीं रखता था। हुमायूं थोड़ा अंधविश्वासी व्यक्ति भी था। कई सारी उलूल फलूल की बातें इस तरह का वो काम करता था। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि भाई हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। हुमायूं अजीब से कामों के लिए भी फेमस था कि वो उसके बारे में कई सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वह प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग दिन में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, जैसे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। इस तरह की अंधविश्वासों वाली वो जिंदगी जिया करता था। तो अब यहाँ पर होता क्या, देखो हुमायूं जो है इधर नीचे बढ़ने की कोशिश करता है और बहादुर शाह जो हैं ये गुजरात का शासक है। अब यहाँ जो घटनाक्रम होता है, विक्रमादित्य यहाँ का राजा और विक्रमादित्य की जो संरक्षक बनी थी, संरक्षक वो इसकी माँ थी कर्मावती के संरक्षण में मेवाड़ राज्य चल तो रहा था, लेकिन मेवाड़ की स्थिति अब कमज़ोर हो गई थी। इस कमजोरी का फ़ायदा बहादुर शाह भी उठाना चाहता था और आसपास के छोटे राजा जो विक्रमादित्य से असंतुष्ट थे वो भी उठाना चाहते थे। तब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया विक्रमादित्य अयोग्यता पहलवानों की फौज रखता था। इस वजह से मेवाड़ के कई सारे सामंत और जो सेनापति थे वो इनसे नाराज़ होकर के अपनी अपनी जागीरों में जा कर के रहने लगे। तब क्या हुआ, इस मौके का फ़ायदा सबसे पहले उठाया बहादुर शाह ने। बहादुर शाह अपनी फौज लेकर के मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए निकलता है और ये जो घटना है वो लगभग 1534 की है। ध्यान दें, बहादुर शाह
मेवाड़ पे जो आक्रमण करता है वो एक नहीं करता, 2 आक्रमण करता है। ये पहला जो आक्रमण किया था उसने 1533 में किया था। जब 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पे आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने समझौता कर लिया। कर्मावती को जो राणा सांगा एक दुर्ग देके गए थे, दुर्ग का नाम था रणथंबोर। रणथंबोर, तो वो रणथंबोर दुर्ग थमा दिया किसको? बहादुर शाह को, और वापस भेज दिया, बोलो फिर से चले जाओ। बहादुर शाह समझ गया था कि भाई स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्यों ना हम एक बार फिर आक्रमण करते हैं, फिर कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो मेवाड़ मिलेगा या कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही। तो 1534 में फिर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। इस तरह जो दूसरा जो आक्रमण का समय वो 1534 मिलता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इस आक्रमण के समय कर्मावती ने सोचा कि भाई ये जब बार बार आक्रमण करने आएगा, तो इस तरह से कर्मावती ने क्या किया, मेवाड़ के जो भी सरदार थे, सामंत थे, और उनके जितने भी मिलने वाले लोग थे, उन सब लोगों को पत्र लिखा कि भाई आप भले ही विक्रमादित्य से नाराज हो, लेकिन वो है तो आप ही का वंशज, राणा सांगा का ही खून है, उन्हीं का रक्त उसमें प्रवाहित है, और वो आपका शासक ही कहलाएगा, चाहे वो अयोग्य हो चाहे कुछ भी हो, और आपको मेवाड़ की रक्षा करनी चाहिए। ये संकट की घड़ी है। अब आप चाहे मेवाड़ की रक्षा करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, मैं मेवाड़ दुर्ग आपके हवाले कर रही हूँ, और शत्रु जो है वो सीने पर चढ़ आया है। तब सामंतों की आत्मा इस बात के लिए गवाही देती है, और वो मेवाड़ की रक्षा और आन बान शान के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं। तब ये जो कर्मावती वो विक्रमादित्य और इनके छोटे भाई उदय सिंह को जो है वो भेज देती है बूंदी, और बूंदी में दोनों अपने ननियाल में रहने लगते हैं। और मेवाड़ के किले की रक्षा का जो भार है, एक शासक मिलते हैं जिनका नाम मिलेगा बाघ सिंह। ये देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह हैं। देवलिया ये डूंगरपुर की तरफ पड़ता है। तो देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह जो है इस चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा का भार वो लेते हैं, और उसकी रानी कर्मावती जो है ये भी इस दुर्ग में रहती हैं। बहादुर शाह जब इस पर आक्रमण करने आ रहा था, तब की एक और घटना है कि कर्मावती सरदारों को बुलाती है, साथ में एक पत्र हुमायूं को भी लिखती है। हुमायूं को कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि भाई जब कर्मावती पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब वह हुमायूं को राखी भेजती है, रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन हम जानते हैं कि रक्षा के लिए प्रार्थना ऐसे कैसे कर लेगी। इसके पिता ने राणा सांगा को हराया था, और वो उस युद्ध में हारने के बाद ही जो है कर्मावती की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कई घटनाक्रम पर यदि प्रकाश डाले तो इस तरह का एक वृत्तांत मिलता है कि कुछ एक इतिहासकारों ने लिखा है कि जब राणा सांगा युद्ध में हार गए थे, और हारने के बाद में सांगा इधर उधर भटक रहे थे, तब बाबर जो था, उस बाबर को थोड़ी सी उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने के साथ साथ वो ये सोचता है, इस तरह का संवाद स्थापित करता है कर्मावती को कि भाई तुम्हारे साथ भले ही मैंने अन्याय किया है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। यानी बाबर ने कर्मावती को क्या माना? धर्म पुत्री माना या धर्म की बेटी माना। और धर्म की बेटी मानने के कारण जब ये बाबर की बेटी हुई तो हुमायूं की क्या हुई? बहन हुई। उस नाते से उस रिश्ते को याद करके उस पत्र में उसका उल्लेख करके हुमायूं को कर्मावती राखी भेजती है, और हुमायूं रक्षा करने के लिए आ भी जाता है, और ये पहुंचता है ग्वालियर। और इधर कई सारे इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि भाई ये जो मालवा, और मालवा के पास में एक दुर्ग था कालिंजर, उस कालिंजर विजय में ये मशगूल था। उसके दुर्ग के चारों तरफ इसने घेरा डाल रखा था। उस घेरों को छोड़ करके ये आ नहीं सकता है, क्योंकि ये दुर्ग युद्ध को जीतने वाला ही था। ध्यान दें, जब भी राजपूत शासकों के किसी दुर्ग पर बाहरी आक्रमणकारी आते थे तो उन किलों को जीतना इतना आसान नहीं होता था। उन किलों पर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कई बार साल भर तक उन दुश्मनों को चारों तरफ घेरा डाल करके बैठे रहना पड़ता था, और इंतज़ार करना पड़ता था कि कब उस किले के सैनिक और शासक बाहर आकर के लड़े और फिर हम उन पर आक्रमण करें और उनको जीते। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर हुमायूं जो इस कालिंजर दुर्ग का घेरा डाल के बैठा था, उधर से राखी भेजता है, लेकिन वो इस दूसरे दुर्ग पर युद्ध में बिजी होने के कारण या व्यस्त होने के कारण जो है हुमायूं कर्मावती की मदद करने नहीं आ सकता। कई सारे इतिहासकार इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि जब हुमायूं इस कर्मावती का जब पत्र मिलता तो वह मदद के लिए आ तो जाता है, लेकिन बहादुर शाह इसको वापस एक और पत्र लिखता है। बोलो हुमायूं,
आप कहाँ, आप मेरे खिलाफ आ रहे हो? आपको पता है कि भाई मैं भी एक मुस्लिम शासक हूँ, आप भी मुसलमान हो, और मैं कोई एक साधारण दुर्ग को जीतने नहीं जा रहा हूँ। चित्तौड़ दुर्ग को हमारे पूर्वजों ने जीता। आपको पता होना चाहिए, आपके जो खान बाबा, आपके जो पिताश्री हैं बाबर ने कहा था कि हम चित्तौड़ को नहीं जीत रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, यानी हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम काफिरों का खात्मा कर रहे हैं। और मैं वही काम कर रहा हूँ जो आपके पिताजी ने किया था, और आप ऐसे पिता की इस तरह की संतान है जिनके काम में आकर के टांग अड़ा रहे हैं। यानी मैं जिहाद करने जा रहा हूँ और आप इनकी मदद करने आ रहे हैं उल्टा। आप बाद में चाहे मुझसे कितनी दुश्मनी हो, बाद में कुछ भी अपन समझ लेंगे, लेकिन अभी इनकी मदद मत करो। तो इस बात को, और मैंने पहले ही कह दिया था, हुमायूं अंधविश्वासी बहुत था, धर्म इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता था। तो कहते हैं कि वो ग्वालियर में रुक गया और सारा मंजर देखने लगा। युद्ध समाप्त होने के बाद में फिर उस पर एक्शन लेता है। तो ये कुछ एक घटनाक्रम मिलते हैं। इनका परीक्षा के लिहाज से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि क्यों नहीं आया, क्यों आया, ये तो केवल अपनी इन चीज़ों को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इतना याद रखना है, घटना हम 1534 की पढ़ रहे हैं, मेवाड़ की घटना पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य हैं और संरक्षक उसकी रानी माँ कर्मावती हैं। इस समय गुजरात के शासक के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जा रहा है और आक्रमण करता है वो बहादुर शाह है। विक्रमादित्य, इस आक्रमण के समय में विक्रमादित्य को बूंदी भेज दिया जाता है और बहादुर शाह जब गुजरात पे आक्रमण करने आता तो दुर्ग का जो किलेदार था वो बाघ सिंह था। ये बाघ सिंह देवलिया के ठाकुर थे। इन घटनाओं में जैसे ही बहादुर शाह पहुंचता है तो रानी कर्मावती ने सोच लिया कि अब मैं दुश्मन के सामने झुकूंगी नहीं, अब हमें लड़ना है। तो रानी कर्मावती जो है यहाँ पर जौहर की ज्वाला जला देती है और अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती है। कहते हैं कि रानी कर्मावती के साथ में लगभग 13,000 रानियों ने जौहर किया था। इसके अलावा इस में जो साका होता है, उस साका का जो नेतृत्व करता है वो हो गए हमारे पास बाघ सिंह, और जौहर की जो नेतृत्व करता हो गई वो रानी कर्मावती हो गई। इस तरह से जौहर हो गया, साका नहीं, ये केसरिया होगा। केसरिया का जो नेतृत्व किया वो बाघ सिंह ने किया। इनके साथ साथ कई राजपूत शासकों ने इस युद्ध में बलिदान दिया। और कहते हैं कि ये जो साका होता है, इस साका में कुल मिलाकर के लगभग 32,000 राजपूत सैनिक और उनकी रानियां शहीद होती है। संख्या बल के लिहाज से यदि पूछें कि राजस्थान के सबसे बड़े साकों में साका कौन सा है, तब आपको कहना है मेवाड़ का दूसरा साका। या सबसे बड़ा साका किसके समय में हुआ, विक्रमादित्य के समय में। या सबसे बड़े साका जो हुआ उसके जौहर का नेतृत्व किसने किया, कर्मावती ने। सबसे बड़ा जो मेवाड़ का या राजस्थान का साका हुआ उसके केसरिया का नेतृत्व किसने किया, बाघ सिंह ने। सबसे बड़ा जो साका हुआ उस साके में आक्रमणकारी कौन था, बहादुर शाह। इस तरह की घटनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो यही सबसे बड़ा है। क्योंकि पीछे जो साका हुआ था मेवाड़ का फर्स्ट साका, उस साका की यदि अपन बात करें तो उसमें लगभग 1600 रानियां, उसकी जो दासियां थी वही उसके साथ शहीद होती है पद्मिनी के साथ में। बाद वाला जो होगा उदय सिंह के समय में, उसमें भी लगभग 700-800 रानियां जो हैं वो जोर करेगी। तो संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ा साका यही था 1534 का। और इस तरह से 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका हो जाता है, मेवाड़ का सेकेंड साका। इन घटनाओं को हम थोड़ा सा क्रमबद्ध वापस कर लेते हैं और कहानी को थोड़ा सा तेज करके वापस जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको अपन देखते हैं। देखो, विक्रमादित्य के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो हमने देख ली। 1534 ईस्वी में मेवाड़ का दूसरा साका होता है। लेकिन ये भी अपने को ध्यान रखना है, विक्रमादित्य के समय में जो शासक था गुजरात का, गुजरात शासक, वो गुजरात शासक कौन था, गुजरात शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया किस पर, मेवाड़ पर। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है, इस बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किए, मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किए, 2 बार आक्रमण। वो 2 बार आक्रमण कब कब किए, नंबर 1 1533 में किया, नंबर 2 1534 में किया। 1533 में जब आक्रमण किया तब कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। कट रहा हो तो भी आप मेरी बात को सुन करके लिख लेना। 1533 में जो
जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तब कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर के बहादुर शाह को वापस भेज दिया था। दूसरा जो साका होता 1534 में, सॉरी आक्रमण 1534 में, तब मेवाड़ का दूसरा साका होता है, मेवाड़ का सेकंड साका, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस घटना को हम यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, मेवाड़ का सेकंड साका। ये जो साका होगा, इस साका के समय में जो जौहर होगा वो जौहर किसके नेतृत्व में होगा? कर्मावती के नेतृत्व में, नंबर एक बात। दूसरा, केसरिया जो धारण करेंगे केसरिया, वो केसरिया कौन धारण करेंगे? प्रतापगढ़ के देवलिया के बाघ सिंह धारण करेंगे, बाघ सिंह। और ये कौन से ठिकाने के थे? देवलिया ठिकाने के, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, संख्या बल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा साका, ये भी अपने को ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा साका था। इसके अंतर्गत कुल 32,000 व्यक्ति शहीद होते हैं और लगभग कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 रानियों ने जौहर किया था। ये घटनाएं आपको, ये संख्याएं पूछी नहीं जाएगी, पर आपको संख्या बल के हिसाब से और इस चीज़ों को, कंटेंट को याद रखने में मदद मिलेगी और अच्छा लगेगा। इसके अलावा देखो, जौहर हो गया, केसरिया हो गया और चित्तौड़ का दूसरा साका हो गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण दो घटनाएं थी। आक्रमणकारी बहादुर सिंह हो गया और इन सभी चीज़ों में। इसके अलावा देखो, इस साका के समय में जो रानी थी कर्मावती ने हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी। तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जो आपको परीक्षा के लिहाज से जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, वो इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी चीज़ों में कुछ और फैक्ट छूटे भी तो वीडियो को वापस थोड़ा बैक करके उस घटनाक्रम को सुन करके और चीज़ें यदि उसमें से निकल करके आए अपने नोटबुक में, जिस तरह से मैंने भी लाइनें बनाई। विक्रमादित्य के बाद देखो क्या होता है, होना क्या है यहाँ पर, जैसे ये मेवाड़ का साका हो जाता है, मेवाड़ पर जो है बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ पर घटनाक्रम होना क्या है, देखो, ये जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत में मेवाड़ में अधिकार हो गया। और यहाँ पर जो था गुजरात के शासक मैंने अभी बताए थे, कौन? बहादुर शाह। और जब बहादुर शाह है, अभी आक्रमण कहाँ कर रहा है? बहादुर शाह है कहाँ? मेवाड़ में। और यहाँ का जो शासक है वो कौन है? हुमायूं। तो अब जब राखी मिलने के बाद में हुमायूं गुजरात पे आक्रमण करने आएगा। जैसे ही गुजरात पे आक्रमण करने आएगा, इस बात की जानकारी जब बहादुर शाह को मिलेगी तो बहादुर शाह मेवाड़ को छोड़ करके वापस कहाँ आएगा? गुजरात। इन दोनों में लड़ाई होती है और इसके पीछे जब हुमायूं चलता है तो ये यहाँ से मांडू पहुँचता है और मांडू से भी फिर आगे भग जाता है समुद्र के किनारे। कहते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा इसको पकड़ लिया गया और पानी में डुबो के इसको मार दिया गया था। इसका खात्मा है, इसका अंत द एंड इसी तरह हो गया था बहादुर शाह का। उसके बाद देखो, मेवाड़ पर पुनः यहाँ पर एक शासक, यहाँ पर राज्य है मारवाड़। तो मारवाड़ का शासक होगा इस समय मालदेव। तो मालदेव इस युद्ध के बाद में महाराणा क्या नाम है विक्रमादित्य की मदद करता है और अनेक आसपास के सिरोही वगैरह के जो शासक थे, जमींदार थे, सामंत थे, उनके सहयोग से विक्रमादित्य को पुनः मेवाड़ पर काबिज करते हैं और मेवाड़ का शासन एक बार फिर से इसके अंडर में आ जाता है। यानी 1533 में, 34 में तो ये हार गया था और यहाँ पर मुस्लिम पताका फहरा दी गई थी, लेकिन मालदेव और अन्य सरदारों के सहयोग से जब ये वापस इधर निकल जाता है तो पुनः दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और एक बार फिर मेवाड़ दुर्ग विक्रमादित्य के अधीन आ जाता है। इस तरह का होने के साथ साथ अब यहाँ पर जो विशेष घटना घटेगी वो इस तरह से होगी। देखो, विक्रमादित्य की स्थिति सबको पता चलेगी कि भाई ये किसी काम का नहीं, युद्ध भी हुआ तो ननिहाल भग गया था, राजा बनने के योग्य है नहीं, इसलिए अपने को सभी सरदारों के दिमाग से, मन से उतर गया था। इस विक्रमादित्य का कहते हैं कि एक और भाई था, इसका नाम मिलता है बनवीर। बनवीर की कहानी कुछ इस तरह से है कि बनवीर के से पहले अपन पीछे चलेंगे। एक शासक हुए हैं रायमल और रायमल के पुत्र थे मुख्य रूप से 4। उनमें से हमने 2 की जो बड़ी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की थी। इसका एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया और एक का नाम था संग्राम सिंह, जो आगे चल के सांगा के नाम से शासक बना। सांगा के उत्तराधिकारी हम पढ़ी रहे। तो पृथ्वीराज की एक दासी थी, इसका नाम मिलता अनोरस,
और उस दासी का ये पुत्र था कौन, बनवीर। तो ये दासी पुत्र बनवीर भी जो है अपने आप को मेवाड़ के सिसोदियों का राजवंशज मानता था, और उस के हिसाब से इसने कहा कि भाई विक्रमादित्य कोई ढंग का आदमी नहीं है, तो मैं इस पर राज करने का उत्तराधिकारी हूँ और मुझे यहाँ पर शासन करना चाहिए। तो जब बनवीर अपनी ताल ठोकता कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठूंगा, तो कुछ सरदार तो बनवीर के साथ थे और कुछ सरदार भाई विक्रमादित्य जैसा भी हो ठीक हो, हम दासी पुत्र को शासक स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसके खिलाफ थे। तो अपने सहयोगियों कुछ का जब इसको साथ मिला तो इसके हौसले बुलंद हुए। तो इसने क्या किया, विक्रमादित्य की कर देता है वो हत्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही, और हत्या करने के साथ साथ ही जो है 1536-37 में मेवाड़ का जो शासक बनता है वो बनता है बनवीर। विक्रमादित्य यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी बनवीर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, और 1537 में बनवीर मेवाड़ का शासक बनता है। शासक बनने के साथ साथ बनवीर के जहन में एक और कांटा था या चुभन थी, वो था विक्रमादित्य का छोटा भाई, वो अभी जिंदा था। बनवीर को जब पता चलता है कि वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में उसको मारने की कोशिश करता है। ये कहानी पढ़ते पढ़ते आप बड़े हो गए, तीसरी चौथी पाँचवीं में चंदन पन्नाधाय उनके बलिदान की कहानी सबको पता है। तो पन्नाधाय जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके चित्तौड़गढ़ में उसको बचा लेती है, और बचाने के साथ साथ ही कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ से निकाल करके इसको यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए दूसरी जगह भेज दिया था, और जिस जगह भेजा उस जगह का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहते हैं मेवाड़ वासियों की संकटकालीन राजधानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, कुंभलगढ़। तो इस कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह को भेज दिया जाता है, और पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को मरवा देती है बनवीर के हाथ, और बनवीर सोचता है कि मैंने अपना कांटा निकाल दिया। उदय सिंह यहाँ पर एक व्यक्ति, इसका नाम है आशा देवपुरा। उस आशा देवपुरा की देखरेख में उदय सिंह बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ 1 साल बाद ही उसकी पहचान कर ली। ये घटना लगभग 36 की है, ध्यान रखना। बनवीर 36 में शासक बनता है, और 36 के बाद लगभग 37 में सभी सरदारों को, आसपास के सिरोही वगैरह के सभी सरदारों को ये पता चलता है कि भाई अभी महाराणा सांगा का जो छोटा पुत्र उदय सिंह वो जिंदा है। तो वो सारे मिलकर के इसके तरफ आते हैं, और 1537 ईस्वी में ही जो है इसका राज्याभिषेक कर देते हैं। किसका, उदय सिंह का। कहाँ, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। कई सारी घटनाओं का साक्षी रहा। कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की मौत होती है, तो जन्म मरण प्रण की कई सारी दृश्यों को सहेजने वाला कुंभलगढ़ दुर्ग में ये इसी का राज्याभिषेक का भी एक साक्षी बना था। तो 1537 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है, और 37 में राज्याभिषेक होने के कारण और कई सिसोदिया सरदारों की मदद से ये वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। बनवीर की हत्या कर दी जाती है, और अब राजा बन जाता है मेवाड़ का कौन, उदय सिंह। तो यहाँ पर हमने राणा सांगा के उत्तराधिकारियों में क्रम से फिर से देखते हैं। एक का नाम मिलेगा भोजराज, दूसरे का नाम मिलेगा रतन सिंह, और तीसरे का नाम मिलेगा विक्रमादित्य, और उसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो है उदय सिंह। बीच में एक शासक और बन रहा है, बनवीर। ये सांगा का वंशज नहीं है, ये है तो उन्हीं के वंशजों में से पहले दासी पुत्र है, और उसके बाद शासक बन रहा है उदय सिंह। तो इस तरह से भोजराज किस तरह से उस खानवा के युद्ध में मारा जाता है। रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा आपसी वैमनस्यता के कारण एक दूसरे को मार लेते हैं। विक्रमादित्य अपनी अयोग्यता के कारण बनवीर के द्वारा मार दिया जाता है। बनवीर दासी पुत्र होने के कारण उदय सिंह और इसके समर्थकों के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी जाती है, और 1537 तक आते आते लगभग जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक होकर के उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। और आगे का जो घटनाक्रम है उदय सिंह से संदर्भित वो आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कहानी को हम यहीं ख़त्म करेंगे। इससे संदर्भित महत्वपूर्ण बिंदुओं में केवल एक तो मेवाड़ का दूसरा शाखा आपको याद रखना है। इन शासकों का क्रम याद रखो तो ठीक है, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी क्या ये शासक जो है कम महत्वपूर्ण है, इनका क्रम पूछ लेते हैं परीक्षा में। निम्न शासकों को क्रम की दृष्टि से देखिए या जमाइए, या कौन किसके बाद आएगा, इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, बनने की संभावना रहती है। तो आप इस तरह से इनके उत्तराधिकारियों को भी ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।